ये कहानी है इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक, होलोकॉस्ट के मुख्य आर्किटेक्ट की। एक ऐसा शख्स जो सजा से बचने के लिए 15 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। उसका नाम था एडोल्फ आइकमन। तो चलिए आज इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे न्याय के रखवाले इस डेस्क मर्डरर को आखिरकार उसके अंजाम तक लेकर आए। कहानी की शुरुआत होती है 11 मई 1960 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की एक शांत उपनगरीय सड़क से। एक बिल्कुल आम सी शाम लग रही थी, लेकिन उस शाम वहां कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला था। जैसे ही एक शख्स बस से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ता है, अचानक कुछ लोग उस पर झपटते हैं। उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में ठूंसा जाता है और गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये कोई आम अपहरण नहीं था। इसे अंजाम दे रहे थे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस। तो सवाल ये है कि आखिर ये आदमी था कौन और क्यों एक देश की टॉप सीक्रेट सर्विस उसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही थी। इस आदमी का नाम दुनिया के लिए था एडोल्फ आइकमैन। आइकमैन की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, आइकमैन कोई खूंखार सिपाही नहीं था जो लड़ाई के मैदान में गोलियां चलाता हो। नहीं, उसे डेस्क मर्डरर कहा जाता था। मतलब एक ऐसा अफसर जो अपनी मेज पर बैठकर फाइलों पर दस्तखत करके लाखों लोगों की मौत का फरमान सुनाता था। उसकी शुरुआती जिंदगी तो नाकामियों से भरी हुई थी। स्कूल से निकाल दिया गया, मैकेनिक बनने की कोशिश की तो वो भी नहीं हुआ, और कई छोटी मोटी नौकरियां की। लेकिन फिर एक तेल कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते हुए उसे अपनी असली काबिलियत का पता चला। लॉजिस्टिक्स, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का हिसाब किताब रखने में वो माहिर था। और फिर 1932 में वो नाजी पार्टी में शामिल हो गया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। नाजी हुकूमत में आइकमैन को नट्स एंड बोल्ट्स मैन के नाम से जाना जाने लगा। इसका मतलब था कि वो पर्दे के पीछे का वो अहम पुर्जा था, वो मास्टर प्लानर जिसने इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार को मुमकिन बनाया था। उसका काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक था। पहले उसने यहूदियों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर किया। फिर उन्हें रेलवे लाइनों के पास तंग बस्तियों यानी घिट्टोज में इकट्ठा किया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। इसके बाद वो फाइनल सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, और आखिर में उसने पूरे यूरोप के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को मौत के शिविरों तक पहुंचाया। न्यूरनबर्ग मुकदमों के दौरान उसके एक साथी ने उसका एक बयान दोहराया जो उसकी सोच को दिखाता है। उसने कहा था कि लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार होना उसके लिए असाधारण संतुष्टि की बात थी। मतलब उसे अपने किए पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। तो आइकमैन के इस दफ्तरी काम, उसकी फाइलों और योजनाओं का नतीजा था ये भयानक आंकड़ा। होलोकॉस्ट में करीब 60 लाख यहूदियों की जान गई, और इस पूरे तंत्र को चलाने वाला एक बड़ा दिमाग आइकमैन का था। एक कुशल व्यवस्थापक जो इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और नाजी अधिकारियों पर मुकदमे शुरू हुए, तो आइकमैन गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो पूरे 15 साल तक कानून और न्याय की पकड़ से बाहर रहा। उसके भागने का पूरा प्लान बहुत ही सोचा समझा था। पहले तो उसने नकली नाम रखकर खुद को युद्धबंदियों में छिपा लिया। फिर 1946 में वो एक कैंप से भाग निकला। 1950 में उसने ओडेसा नाम के खुफिया संगठन से संपर्क किया जो पूर्वी नाजियों को भागने में मदद करता था, और इसी संगठन की मदद से रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से एक नकली पासपोर्ट बनवाकर वो जहाज से अर्जेंटीना पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी। वो आइकमैन को सजा दिलाने के लिए हर हाल में उसे ढूंढ निकालना चाहते थे, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। इस तलाश में दो लोगों का किरदार सबसे अहम था। एक थे साइमन विजेंथल, जो खुद हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और नाजियों को ढूंढना उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। और दूसरे थे फ्रिट्ज बावर, जो पश्चिमी जर्मनी में एक प्रोसिक्यूटर थे। बावर तो ही आइकमैन का पक्का सुराग मिला था, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी अपनी सरकार में बैठे नाजियों के हमदर्द उसे खबर कर देंगे। इसलिए उन्होंने देशद्रोह का खतरा उठाकर ये जानकारी सीधे इजराइल की एजेंसी मोसाद तक पहुंचाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोसाद ने इस खबर पर शुरू में मतलब 2 साल तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये तो फ्रिट्ज बावर की लगन थी कि वो बार बार उन्हें यकीन दिलाते रहे, जिसके बाद जाकर मोसाद ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई। आखिरकार तब के इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक बहुत ही साफ और निर्णायक आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि आइकमन को जिंदा लाना है। क्यों? ताकि उस पर एक खुला मुकदमा चले और दुनिया की आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें और याद रखें कि हॉलोकॉस्ट की सच्चाई क्या थी। और इसके बाद शुरू हुआ वो मशहूर ऑपरेशन फिनाले। मोसाद के एजेंट एयरलाइन क्रू बनकर अर्जेंटीना पहुंचे। कई दिनों तक रिकार्डो क्लेमेंट पर नजर रखने के बाद उन्होंने उसे दबोच लिया। जब उसे एक सेफ हाउस में ले जाकर उसकी पहचान पूछी गई तो उसने कबूल किया, मैं अडोल्फ आइकमैन हूं। अब उसे देश से बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसे नशा दिया गया, फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म पहनाई गई और एक बीमार क्रू मेंबर बताकर प्लेन में बिठा दिया गया। आइकमैन के इजराइल पहुंचते ही उसकी कहानी का आखिरी अध्याय शुरू हुआ। यरूशलेम में एक ऐतिहासिक मुकदमा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। तो ये मुकदमा 11 अप्रैल 1961 को शुरू हुआ। आइकमैन पर मानवता के खिलाफ 15 संगीन आरोप लगे। अदालत में उसका डिफेंस बहुत ही कुख्यात हुआ। उसने कहा कि उसने तो कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, वो तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। लेकिन 275 घंटे की पूछताछ, ढेरों दस्तावेजों और कैंपों से जिंदा बचे लोगों की दर्दनाक गवाहियों के सामने उसका ये बहाना टिक नहीं पाया। उसे सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया। 1 जून 1962 को अडोल्फ आइकमैन को फांसी दे दी गई। और ये बात भी जानने वाली है कि ये आज तक इजराइल के इतिहास में दी गई एकमात्र सिविलियन सजाए मौत है। बाद में उसकी लाश को जलाकर उसकी राख भूमध्य सागर में बिखेर दी गई ताकि उसकी कोई निशानी तक बाकी न रहे। आइकमैन के इस पूरे मुकदमे ने दुनिया को एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक डरावना विचार दिया, जिसे कहा गया द बनैलिटी ऑफ इविल, यानी बुराई की साधारणता। इसका मतलब यह है कि इतिहास के सबसे बड़े जुल्म करने वाले जरूरी नहीं कि कोई शैतान या राक्षस दिखते हों। वो अक्सर साधारण लोग होते हैं जो बस अपनी व्यवस्था के नियमों को सही मानकर उसका हिस्सा बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सामान्य है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक आम इंसान और एक भयानक अपराधी के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली हो